हाय एवरीवन। अलफसम लॉ एकेडमी के लेक्चर सीरीज़ में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमने जो लॉ ऑफ टॉर्स के इम्पोर्टेंट केस लॉज की स्टडी सीरीज़ शुरू की थी, आज हमारा उस सीरीज़ का तीसरा केस ग्लिस्टर ग्रामर स्कूल केस है। अगर आपने हमारे इस सीरीज़ के जो दो केस लॉज पहले डिस्कस किए थे वो गो थ्रू नहीं किए, तो आपको गुजारिश है कि आप उन केस लॉज को गो थ्रू करें और उनका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो आइए आज हम अपने केस लॉ ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसको एनालाइज करते हैं। हम आपको बताते चलें कि ये तनाज़ा दो स्कूल मालकान के दरमियान 1410 में पेश आया था। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज हम इस लेक्चर में इस केस लॉ से रिलेटेड इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर डिटेल्स ऑफ द केस देखेंगे, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस देखेंगे, फिर उस केस में जो इशू रेज हुए थे कोर्ट में उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसको भी एनालाइज करेंगे और फाइनली हम इस केस लॉ से रिलेटेड अपनी एनालिसिस भी आपके नज़र रखेंगे और लास्ट में इस केस में जो कंक्लूजन हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे। इस केस को बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट्स में लैंडमार्क जजमेंट की हैसियत हासिल है। इस केस को तारीखी हैसियत इसलिए भी हासिल है क्योंकि इसके बाद जितने भी तनाज़े इससे रिलेटेड कोर्ट्स में लाए गए तो ये केस लॉ एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे उन केसेस में भी एप्लीकेबल साबित हुआ था। ये केस लॉ ऑफ टॉर्ट्स के जो इम्पोर्टेंट मैगज़िम है डेमनम साइन इंजूरिया के बेसिस पे डिसाइड किया गया था। मैगज़िम डेमनम साइन इंजूरिया ऑलरेडी हमने एक और लेक्चर में डिस्कस किया है, लिहाजा उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, काइंडली उसको भी ज़रूर गो थ्रू कर दीजिएगा। ये केस जस्टिस वाई बी हेलरी ने 1410 में डिसाइड किया था। केस के डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि ये केस ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल के मालिक ने अपने स्कूल के एक टीचर के खिलाफ दाखिल किया था जिसने ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल के साथ एक नया स्कूल तामील करवाया था। वो टीचर न्यू स्कूल इस्टेब्लिश करने से पहले ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में एज अ टीचर काम किया करते थे, मगर बाद में किसी तनाज़े की वजह से उसने उस स्कूल से रिज़ाइन दे दिया। ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल को रिज़ाइन करने के बाद उन टीचर ने अपना एक नया स्कूल ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल के साथ इस्टेब्लिश किया। जैसा कि वो उस्ताद मोहतरम अपनी टीचिंग स्किल्स में महारत रखते थे, लिहाजा स्टूडेंट्स ने ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल को छोड़ के उनके स्कूल में दाखिला लेना शुरू कर दिया। उन स्कूल टीचर ने मज़ीद अपने स्कूल को ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के लिए मज़ीद जो फ़ीस थी स्कूल की वो भी कम कर दी। लिहाजा उस्ताद मोहतरम की काबिलियत और कम फ़ीस को देख के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल को छोड़ के उनके स्कूल में एडमिशन लेना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल को दो किस्म के नताइज, एक तो स्टूडेंट्स उनके स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना जा रहे थे, और दूसरा ये हुआ कि उस मालिक को कुछ मालियाती नुकसानात भी उठाने पड़े। लिहाजा ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल के मालिक ने न्यू स्कूल ओनर के ख़िलाफ़ कोर्ट में आके केस दाखिल कर दिया ताकि वो अपने जो डैमेजेस फेस किए हैं उसको रिकवर कर सके। जब केस कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट ने दो इशू फ्रेम किए। पहला इशू ये था कि क्या जो पिक्यूनरी या मॉनेटरी लॉसेस सफ़र किए गए हैं ड्यू टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्कूल, क्या वो रिकवर हो सकते हैं, क्या वो कंपनसेट हो सकते हैं। दूसरा इशू जो कोर्ट के सामने था वो ये था कि क्या ये कहीं केस डेमनम साइन इंजूरिया यानी डैमेज विदाउट इंजरी के दायरे कार में तो नहीं आता, क्योंकि डेमनम साइन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी में जब केस फॉल होता है तो इस सूरत हाल में
کورٹ کوئی بھی ڈیمیج، کوئی بھی کمپنسیشن گرانٹ نہیں کرتی، لہٰذا کورٹ نے اس کیس کا فیصلہ ڈیفینڈنٹ کے حق میں دیتے ہوئے پلینٹف کا سوٹ خارج کر دیا، کیونکہ جو نیو اسکول کھولا گیا تھا اس میں کسی کے لیگل رائٹس وائلیٹ نہیں ہوئے تھے اور کوئی قانون بھی وائلیٹ نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہر کسی کو رائٹ ہے کہ وہ بزنس یا کوئی ٹریڈ ایز پر ہز اون وش انڈر دی لا وہ کر سکتا ہے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ آف اے نیو اسکول واز ناٹ رانگ، واز ناٹ اینی انلیگل ایکٹ۔ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ نیا اسکول کھولنا کوئی قانونی جرم نہیں ہے، یہ ایک پروفیشنل رائٹ ہے جو قانون میں لیجٹمیٹ ہے، یہ ایلیگل نہیں ہے۔ باقی رہی بات لائبلٹی کی، تو لا آف ٹارٹس میں کسی کو لائبل کرنے کے لیے 3 فیکٹرز ہیں جس کا فلفل ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1 رانگ فل ایکٹ ہو، نمبر 2 اس رانگ فل ایکٹ کی وجہ سے لیگل ڈیمیج کاز ہوا ہو، اور نمبر 3 اس لیگل ڈیمیج کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے لیگل ریمیڈی اویلیبل ہو۔ اگر ان تینوں فیکٹرز میں سے کوئی ایک فیکٹر مسنگ ہے تو لا آف ٹارٹ اپلیکیبل نہیں ہوگا اور ڈیمیجز گرانٹ نہیں کیے جاتے۔ لہٰذا اس ہمارے کیس میں، گلوسٹر گرامر اسکول کیس میں، کوئی بھی لیگل ڈیمیج کاز نہیں ہوا تھا، کوئی بھی لیگل رائٹ وائلیٹ نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے جو نیو اسکول اونر ہے ہی واز ناٹ ہیلڈ لائبل انڈر دی لا آف ٹارٹس۔ لہٰذا اس کیس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت ڈیمیج دینے کا مجاز ہوتا ہے جب تک وہ کوئی اللیگل ایکٹ نہ کرے یا کسی کی رائٹس کی وائلیشن نہ کرے۔ اگر اللیگل ایکٹ نہیں کرتا یا کسی کی رائٹس کی وائلیشن نہیں کرتا تو وہ ڈیمیجز دینے کا لائبل نہیں ہے۔ یہ کیس محض بزنس کمپٹیشن کی وجہ سے درج کروا دیا گیا تھا۔ اگر یہ کیس لا موجود نہ ہوتا تو ہر بزنس مین ایک دوسرے بزنس مین کو کورٹ میں آ کر بزنس کمپٹیشن کے بنیاد پہ کیس داخل کرتا اور نتیجہ یہ نکلتا کہ اس دنیا کی ساری بزنس کمیونٹی آپس میں گتھم گتھا ہوتی اور یہ ورڈ بزنس ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتی۔ آئی ہوپ کہ آج آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں، اور مزید آپ کو گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہمارا لا آف ٹارٹس کا چوتھا میگزم ہے اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔